हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। तो इससे पहले हम कोशिका या सेल वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। तो हमें ऊतक के पहले कोशिकाएं क्या होती हैं ये जान लेना ज़रूरी है। तो हम ऊतक के पहले कोशिकाओं वाला चैप्टर पढ़ ही चुके हैं। तो इससे हमें क्लियर हो चुका है कि कोशिकाएं क्या हैं, किनके कार्य क्या हैं, किस तरीके से ये हमारे शरीर में काम करती हैं। कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो आज हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो उत्पत्ति और कार्य में समान हो, ऐसा कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, देखो हम बताते हैं कोशिका क्या है। कोशिका, हाँ, कोशिका है हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को कहते हैं। अब बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर इसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। तो जो कोशिकाएं उत्पत्ति समान उत्पत्ति व कार्य, समान उत्पत्ति व समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समझ में आया? जो कोशिकाएं उत्पत्ति में और कार्य में, जिनका निर्माण समान तरीके से हुआ है और जो समान कार्य करती हैं, ऐसी कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। तो देखो ये है ऊतक। हम पिछले अध्ययन में पढ़ चुके हैं कि सभी जीवित प्राणी और पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। इसमें ऊतक कहाँ दिया है? देखो हम ऊतक, ऐसे तो आप पढ़ोगे तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। हम डायरेक्ट पढ़ते हैं यहाँ। ऊतक क्या है? देखो ये क्वेश्चन आया आपका, ऊतक क्या है? स्थायी ऊतक। पूरे चैप्टर में ऊतक ही है। ऊतक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पादप ऊतक और एक होते हैं जंतु ऊतक। ठीक है, तो दो तरह के ऊतक होते हैं। हम पहले पढ़ेंगे पादप ऊतक, उसके बाद जंतु ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊतक की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। मैं बुक की रीडिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। आप बुक में देख लेना, यही सब लिखा है, आप रीडिंग करके देख लेना एक बार। ऊतक समझ में आना चाहिए आपको। ऊतक होते हैं, ऊतक की डेफिनेशन समझ में आया, जो उत्पत्ति और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक को दो भागों में बांटा गया है, जंतु ऊतक और एक क्या होते हैं? पादप ऊतक। पादप ऊतक, ठीक है। तो जंतु ऊतक को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम पादप ऊतक को देखते हैं। पादप ऊतक को भी दो भागों में, पहले चलो ठीक है, हम पादप ऊतक और जंतु ऊतक में अंतर देख लेते हैं। पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लें। पादप ऊतक क्या होते हैं, जंतु ऊतक क्या होते हैं। तो पादप आपने देखा है, अधिकांश ऊतक सहारा देते हैं। पादप ऊतक में जो होते हैं उसमें क्या है, इसमें पाए जाने वाले अधिकांश ऊतक क्या करते हैं? पादप को सहारा देते हैं। अधिकांश ऊतक सहारा देते हैं। अब सहारा क्यों देंगे? देखो जंतु ऊतक में क्या है, पादप कहीं चलते फिरते हैं क्या? नहीं चलते, तो वो क्या है, एक ही जगह पर वृद्धि कर रहे हैं, तो उसमें सहारे की जरूरत पड़ती है। जबकि जंतु ऊतक में ऐसा नहीं होता। अधिकांश मृत आंशिक सहायता व अनुलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जो अधिकांश पादप ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं? मृत होते हैं, आंशिक सहायता देते हैं और अनुलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि जंतु ऊतक में ऐसा नहीं होता, ये जीवन भर विभाजित होते हैं। जो पादप ऊतक होते हैं उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभाज्य ऊतक पढ़ेंगे अभी हम। जबकि जंतु ऊतक में विभाजन नहीं पाया जाता। जिसमें क्या होता है, जीवन भर विभाजित होते हैं। कुछ विशेषताओं में ये क्या है, जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। जैसे विभाज्य ऊतक पढ़ेंगे हम, पादप ऊतक का एक क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें शीर्षस्थ होता है, स्थायी ऊतक अलग होते हैं, विभाज्य ऊतक अलग होते हैं। पर जब जंतु ऊतक में क्या है, विभाजन की जीवन भर विभाजन नहीं होता। ठीक है, जो ऊतक के काम है वही होगा, इसमें विभाजन नहीं होता है। तो पादप ऊतक और जंतु ऊतक में कुछ कुछ अंतर होते हैं, दोनों में अंतर है, इसीलिए जंतु ऊतक और पादप ऊतक का क्लासिफिकेशन भी अलग होगा, वर्गीकरण भी एकदम अलग होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले किसको, पादप ऊतक को। देखिए ये दिया है आपका हेडिंग, पादप ऊतक। पादप ऊतक में पहला कौन सा है? विभाज्य ऊतक। ये क्या होते हैं विभाज्य ऊतक, ये देखते हैं अब हम। ये दिया है देखो, विभाज्य ऊतक। पादप ऊतक का पहले क्लासिफिकेशन दिया है, विभाज्य ऊतक।
पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतक के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाज्य ऊतक कहते हैं। विभाज्य ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। दूसरा क्या है? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक। और तीसरा क्या है? कैम्बियम या पार्श्वीय विभाज्य ऊतक। तो विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम विभाज्य ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले विभाज्य ऊतक और जटिल ऊतक हैं क्या? तो देखो, आपको पादप ऊतक के अंतर्गत आते हैं दोनों। क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पादप ऊतक, जो पादप ऊतक दिया है, पादप ऊतक, तो पादप ऊतक के क्लासिफिकेशन को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, पादप ऊतक है जो पादप ऊतक, इसको 2 भागों में बांटा है इनने। पहला हो जाएगा विभाज्य ऊतक, और ये लिखा है विभाज्य ऊतक। पादप ऊतक को पहले भाग में बांटा है, तो ये हो जाएगा विभाज्य ऊतक, और दूसरा क्या हो जाएगा? स्थायी ऊतक। अब विभाज्य ऊतक क्या होते हैं? जीवन भर विभाजन की क्षमता जिनमें पाई जाती है। पहले तो इन दोनों में अंतर ही देख लेते हैं। इसमें क्या पाई जाती है? जीवन भर विभाजन की क्षमता, जीवन भर विभाजन। ठीक है। अब जैसे ही जीवन भर इसमें विभाजन होता है, और जब विभाजन रुक जाता है तो वो कौन सा ऊतक बन जाता है? स्थायी ऊतक बन जाता है। यानी विभाजन समाप्त हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है? स्थायी ऊतक में। तो स्थायी ऊतक की प्रारंभिक अवस्था क्या होगी? विभाज्य ऊतक से होगी। अगर विभाजन नहीं होगा तो क्या रुकेगा? कुछ नहीं, और स्थायी बन ही नहीं पाएगा। तो विभाज्य ऊतक इस पर स्थायी ऊतक विभाज्य ऊतक के बाद की अवस्था है, ये कह सकते हैं। तो विभाजन समाप्त जहाँ पर रुक जाएगा वहाँ पर वो ऊतक कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। ठीक है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि स्थायी ऊतक में विभाजन नहीं होता और इसमें जीवन भर विभाजन होता है। इसमें कोशिका द्रव, जो विभाज्य ऊतक होता है उसमें कोशिका द्रव कैसा रहता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। पतली कोशिका होती है, पतली कोशिका झिल्ली होती है, और केंद्रक बड़ा होता है। अब केंद्रक बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है? केंद्रक बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसमें विभाजन होगा, कोशिका विभाजन पाया जाएगा। केंद्रक स्पष्ट और बड़ा होता है, जिससे कोशिका विभाजन में सहायता मिलती है। जबकि इसमें केंद्रक कैसा होता है? छोटा होता है स्थायी में, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता। कोशिकाएं पतली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे वो आसानी से विभाजित हो सकें, और कोशिका द्रव भी इसमें पाया जाता है, जबकि ये चीज़ इसमें नहीं होती। रसधानी छोटी या एब्सेंट होती है पादप उसमें विभाज्य ऊतक में। विभाज्य ऊतक में राजधानी कैसी होती है? छोटी होती है, जबकि स्थायी ऊतक में कैसी होती है? बड़ी और स्पष्ट होती है राजधानी। तो आपको इसमें 3 अंतर। विभाज्य ऊतक क्या है? जीवन भर विभाजन चलता है, क्षमता पाई जाती है, इसमें विभाजन समाप्त हो जाता है तब स्थायी ऊतक बन जाते हैं। कोशिका द्रव, पतली कोशिकाएं और झिल्ली, केंद्रक बड़ा होता है, और इसमें क्या है? केंद्रक छोटा होता है। राजधानियाँ छोटी या एब्सेंट होती हैं, और इसमें राजधानियाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो हो गए आपके विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक में अंतर। अब हम देखते हैं विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये डायग्राम आप देख रहे होंगे जी, ये वाला। देखो, विभाज्य ऊतक को हम यहीं से समझ लेते हैं। विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट 1 नंबर, सेकंड 2 नंबर, और ये थर्ड। अब इनके कार्य हम यहीं पर याद कर लेते हैं, हम इतना सारा रीडिंग करेंगे उससे अच्छा है। तो फर्स्ट क्या है? शीर्षस्थ ऊतक। शीर्षस्थ ऊतक ये लिखा हुआ है, देखो, फर्स्ट शीर्षस्थ ऊतक। शीर्षस्थ ऊतक को हम क्या कहते हैं? इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है शीर्षस्थ ऊतक का? एपिकल। एपिकल ये क्या करता है? जड़ व तनों की लंबाई में वृद्धि वाले भाग हैं। ये क्या करता है? देखो, तने ऊपर पाया जा रहा है, शीर्षस्थ भाग पर पाया जाता है, और ये लंबाई में वृद्धि करता है। अब किसी पौधे की लंबाई बढ़नी है तो उसकी लंबाई कहाँ? ऊपर बढ़ती जाएगी। ये शीर्ष पर पाया जाता है और लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है ये? लंबाई में वृद्धि, ये इसका काम हो जाएगा। ये क्या करता है? लंबाई में वृद्धि का काम करता है एपिकल ऊतक। इसको एपिकल टिश्यूज भी बोलते हैं या शीर्षस्थ ऊतक कहते हैं। ये जड़ तथा तनों की लंबाई में वृद्धि करने वाला भाग होता है। फर्स्ट समझ में आया? फर्स्ट ऊपर दिया है सबसे, और जड़ या तनों की लंबाई में वृद्धि के लिए ऊपर दिया है। ऊपर मतलब चौड़ाई में वृद्धि तो होगी नहीं, आपने भी देखा होगा पेड़ कैसा रहता है?
नीचे जड़ों की साइड चौड़ा रहता है और ऊपर जैसे जैसे लंबा होता जाता है वो नोक जैसा बना लेता है, यानी चौड़ाई में वृद्धि नहीं हो रही है इसकी, लंबाई में। तो शीर्षस्थ ऊतक का काम है लंबाई में वृद्धि करना। इसके अपोजिट जब हम पार्श्व विभाज्य ऊतक देखेंगे, ये 3rd नंबर है जो पार्श्व विभाज्य ऊतक, तो इसको हम सेकंड पर समझते हैं। तो पार्श्व विभाज्य ऊतक का काम क्या है, इसको इंग्लिश में लैटरल भी बोलते हैं या कैम्बियम। तो जड़ों एवं तनों की मोटाई में वृद्धि करता है, ये करता है लंबाई में वृद्धि, और आपको ऐसे याद रखना है ये मोटाई में। जड़ें मोटी होती हैं तो मोटाई में वृद्धि करता है, तना ऊपर जो पतला सकरा भाग रहता है इसलिए ये लंबाई में वृद्धि करता है। अब तीसरा आता है आपका अंतर्विष्ट या इंटर कैलरी। ये पर्व या पर्व संधि, जैसे ये पौधा है इसमें ये जुड़ी हैं, ये आके शाखाएं जुड़ती हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनते हैं ये। तो ये क्या करता है, पर्व के आधार पर पाए जाते हैं, मतलब ये ज्वाइंट पर पाए जाने वाली होती हैं। पार्श्व कहाँ पाई जाएंगी, ये अंतर्विष्ट ये यहाँ पाए जाते हैं पार्श्व, इनको मजबूत बनाने का काम करता है। तो आपको विभाज्य ऊतक में 3 याद करने हैं, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। शीर्ष यानी ऊपर का भाग जो लंबाई में वृद्धि करेगा जड़ तने की, और नीचे पाया जाएगा वो मोटाई में, मोटी रहती है ना जड़ नीचे, तो इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। और बीच में क्या है, अंतर्विष्ट यानी जोड़ होंगे, तो ये पर्वों के आधार पर पाया जाता है या उनको मजबूत करता है। तो आपको ये समझ में आया विभाज्य ऊतक क्या है। विभाज्य ऊतक अच्छे से समझ लो, 3 इनका क्लासिफिकेशन अच्छे से याद होना चाहिए। विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। शीर्ष यानी लंबाई, ऊपर जो नोक होती है, टोन होती है उसकी, उस पर, तो ये लंबाई में वृद्धि करेगा क्योंकि ऊपर साइड लंबा होता है ना कि मोटा होता है। नीचे पेड़ मोटा होता है तो नीचे मोटाई में। पार्श्व विभाज्य ऊतक का मोटाई में है। और अंतर्विष्ट यानी पर्वों के आधार को मजबूत बनाता है, जो जोड़ लगे रहते हैं वो। तो आप यही सब इसमें दिया है, देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों में उन भागों में पाए जाने के कारण ऐसे ऊतकों को विभाज्य ऊतक भी कहते हैं। ये विभाज्य ऊतक किसी भाग में स्थित होते हैं। विभाजन की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इसे शीर्षस्थ या कैम्बियम तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया गया है। विभाज्य ऊतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाज्य ऊतक की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं, इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और एक दूसरे के ऊतक के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। देखो ये विभाज्य ऊतक का डायग्राम दिया है। इसके बाद ये देखो स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने विभाज्य ऊतक पढ़ लिया, इसके 3 प्रकार पढ़ लिए, अब स्थायी ऊतक क्या होते हैं। तो स्थायी ऊतक क्या है, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधार ये पैकिंग का निर्माण करती हैं, जिन्हें पैरेन्काइमा कहते हैं। स्थायी ऊतक को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। हम स्थायी ऊतक को पढ़ते हैं। स्थायी ऊतक को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कौन कौन से आ जाएंगे आपके। सरल स्थायी ऊतक, देखो सरल स्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा। ये है हमारा स्थायी ऊतक, इसको बांटा गया है 2 भागों में। एक हो जाएगा हमारा सरल स्थायी ऊतक और दूसरा हो जाएगा हमारा जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक के 2 प्रकार हैं। तो स्थायी ऊतक हमने बता ही दिया आपको, जिसमें विभाजन समाप्त हो जाता है, उस अवस्था को स्थायी ऊतक कहते हैं। तो स्थायी ऊतक को देखो यहाँ पर, स्थायी ऊतक को 2 भागों, अब मैं ऊतक नहीं लिख रही हूँ बार, स्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं सरल और एक होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। तो जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा पैरेन्काइमा, दूसरा हो जाएगा कोलेन्काइमा, तीसरा हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इतने में बांटा गया है इसको, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल ऊतक में 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, तो हमें ये स्थायी ऊतक, पहले तो हम पादप ऊतक को 2 भागों में पढ़ेंगे।
पहला क्या है, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक को 3 क्लासिफिकेशन हमने बता दी और उनको समझा भी दिया। स्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, सरल और जटिल। सरल में आएंगे पैरेन, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल में आएंगे फ्लोएम और जाइलम। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, किसको, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, फिर हम जटिल ऊतक को पढ़ेंगे। तो सरल ऊतक पढ़ते हैं पहले। सरल ऊतक में आते हैं पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो सरल ऊतक क्या होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो वो कहलाते हैं हमारे सरल ऊतक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या है ये देखते हैं। पैरेनकाइमा कैसे बने होते हैं, ये अंडाकार शेप के होते हैं। संरचना देखें इसकी तो कैसे होते हैं, ये पैरेनकाइमा अंडाकार शेप के होते हैं। ये डायग्राम दिया होगा, देखते हैं पैरेनकाइमा का दिया है क्या। ए नंबर पैरेनकाइमा ये दिए हैं। इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, पैरेनकाइमा का बता रहे हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा फर्स्ट पॉइंट, इसमें पॉइंट याद करने हैं आपको। पतली कोशिका भित्ति होती है पैरेनकाइमा की। कैसी होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है। ये संरचना देखो, पतली कोशिका भित्ति होती है। फर्स्ट पॉइंट याद कर लेना आप, पतली कोशिका भित्ति। ठीक है, देखो इसकी थोड़ी मोटी है, अभी बताएंगे। पतली कोशिका भित्ति होती है, ये जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका है। और रिक्त स्थान देखो, ये दिख रहा है इसके बीच में, ये खाली खाली पॉइंट, ये क्या है, रिक्त स्थान, यानी अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं या रिक्त स्थान पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, पौधों को सहायता देने का। तो पैरेनकाइमा का काम क्या है, अंडाकार होती हैं, पौधों को सहायता देना इनका काम है। ये फर्स्ट। ठीक है ना, पैरेनकाइमा का ये डायग्राम दिया है आपका। देखो ये दिया है, ये पतली कोशिका भित्ति वाली प्रायः बंध मुक्त होती हैं। इस प्रकार ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। यह ऊतक पौधे की सहायता प्रदान करता है। तो मैंने अभी लिखवा दिया, पौधे को सहायता देने का काम करता है। तो आपको 4 पॉइंट याद करने हैं। इसमें पतली कोशिका भित्ति होती है, अंडाकार होते हैं, जीवित कोशिकाएं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, और ये पौधों को सहायता देने का कार्य करता है। अब हम पढ़ते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या है, देखो इसमें कोलेनकाइमा का डायग्राम हम बता रहे हैं आपको, ये दिया है। पैरेनकाइमा फर्स्ट सेकंड, फिर कोलेनकाइमा बी सेक्शन, बी फर्स्ट। तो कोलेनकाइमा क्या होते हैं, ये सेलुलोज का जमाव होने के कारण कैसी थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं। क्या हो जाता है, इनकी कोनों पर मोटी हो जाती हैं। इसके सेलुलोज का जमाव हो जाएगा और भित्ति कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है कोलेनकाइमा में। अंतरकोश के स्थान बहुत कम हो जाते हैं। अब देखो जैसे ही भित्ति मोटी होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका बीच का स्थान जो है अंतरकोश के स्थान वो कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जीवित होती हैं, गोल अंडाकार या षटभुजी होती हैं। कभी कभी देखो ये षटभुजी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आकार कैसा हो जाता है, षटभुजी। गोलाकार तो वो भी थी, अंडाकार थी, षटभुजी हो जाती हैं। गोलाकार, अंडाकार या षटभुजी हो जाती हैं। लंबी होती हैं तथा अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। ये अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। देखो ये दिया है ना, भित्ति पर भी कोनों पर ये कैसी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाया जा सकता है। ये कहाँ पाई जाती हैं, ये याद रखा करो, ये कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारी कोलेनकाइमा है वो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाई जाती हैं। कार्य क्या है, ये लचीलापन देती हैं। वो पौधों को सहायता दे रहे थे पैरेनकाइमा, ये पौधों को क्या दे रही हैं, लचीलापन, यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती हैं और यांत्रिक सहायता भी ये देती हैं। लचीलापन देती हैं और यांत्रिक सहायता भी ये देती हैं। ठीक है, ये इतना हो गया आपका पैरेनकाइमा के बारे में, आपने पढ़ लिया। क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पैरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण वाला भी इसमें आ जाएगा और पढ़ा देंगे। कोलेनकाइमा के कारण होता है, देखो ये दिया है, पौधों में लचीलेपन का गुण तत्व एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती हैं। तो ये कोलेनकाइमा के गुण हो गए। कहाँ पाई जाती है, हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमने बताया। लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, ये भी मैंने लिखवाया, लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा। यह एक अन्य प्रकार का ऊतक होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा की जब भी बात आए तो कठोर भाग किससे बनता है, स्क्लेरेनकाइमा से। तो पैरेनकाइमा पौधे को सहायता देगा, कोलेनकाइमा पौधे में लचीलापन लाता है, पर जो स्क्लेरेनकाइमा सबसे बाद में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्या है, पौधे को
मजबूती प्रदान करता है, पौधे को दृढ़ बनाता है। तो कोशिकाएं मृत होती हैं, इसकी लंबी और पतली होती हैं। पौधे में लिग्निन का मोटा जमाव होता है। पौधे में क्या होता है? लिग्निन का मोटा जमाव पाया जाता है। देखो ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। ये लिग्निन क्या करता है? सीमेंट की तरह कार्य करता है और पौधे को दृढ़ बनाता है। तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में ये पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो ये पाया जाता है। देखो यह ऊतक तने में, संवहन